आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ा है। उसमें हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे थे, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे। उसमें हम लोगों ने दो प्रकार के रिएक्शन को देखा, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, अभी हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझते हैं। तो इस सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखें, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which substitution of electrophile is take place। इस केस में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हम इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग E+ से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन occurs in aromatic compound and allylic हैलाइड्स। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो जनरली एरोमेटिक और एलाइलिक हैलाइड में होता है। एलाइलिक हैलाइड जो है हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करा के देखते हैं, उसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक रिएक्शन है, ये मेरे पास एक बेंजीन हो गया और हमने इसको क्लोरीन के साथ क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया, और हमने कैटलिस्ट यूज कर लिया एनहाइड्रस AlCl3। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को फास्ट कराना। ठीक है, और लेकिन ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक, तो जब इस रिएक्शन को कराते हैं तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, तो ये कैसे हुआ, इसका मैकेनिज्म क्या है उसको देखते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है उसको देखें। तो जो पहला स्टेप है वो इलेक्ट्रोफाइल का क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कराते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। इस क्लोरीन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि ये दोनों सेम स्पीसीज है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। अगर बॉन्ड का क्लेवेज होगा तो ये Cl इसके पास जाएगा और Cl इसके पास जाएगा। ये तो हमारा हो गया होमोलाइसिस। ठीक, ये होमोलाइसिस हो गया, लेकिन यहाँ पे जो एनहाइड्रस AlCl3 है वो इसको क्या कर देगा, हेट्रोलाइसिस में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, ये जो AlCl3 है इस क्लोरीन के साथ ट्रीट करेगा। ठीक, और ये जो AlCl3 है इसमें से एक क्लोरीन को क्या कर लेगा, अपने पास रख लेगा, और ये AlCl4+ बना लेगा। ठीक, और ये Al(Cl4- होगा। ठीक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपना लेकर के इसके पास आ जाएगा, और ये यहाँ पे Cl+ जो है एक इलेक्ट्रोफाइल हमारा बन के रेडी हो गया। ये कुछ ऐसे हुआ है यहाँ पे, अगर देखें Cl और ये जो AlCl3 है वो अपना लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास लेकर के पहुँच गया, और ये AlCl4- बना लिया है, और ये Cl+ हो गया। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। जो अगला स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोक्सिलिक
cation by attacking of इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, अब हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा करके इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे होगा वो, यहाँ पे अगर देखें तो ये मेरे पास बेंजीन हो गया और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक, अब बेंजीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए ऑफर करेगा। ठीक, यहाँ से क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है वो इस पे अगर शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पे अटैक किया, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल जो क्लोरीन है वो जुड़ जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी छिपा हुआ है, उस हाइड्रोजन को यहाँ पे बाहर निकालते हैं। ये क्यों छिपा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन भी होगा, इसके पास भी 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी 3 बॉन्ड है तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन, यानी सभी के पास एक एक हाइड्रोजन भी है। तो अगर यहाँ पे देखें तो इस वाले कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टेप 3 में फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना है ये प्लस चार्ज है यहाँ पे, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन। अब यहाँ से जो AlCl4 माइनस जो था वो यहाँ पे आएगा और इस हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर के चला जाएगा। अब क्लोरीन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर इलेक्ट्रोनेगेटिव उससे हमको मतलब नहीं है, ये सिर्फ हाइड्रोजन को यहाँ से खींच लेगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट कर जाएगा और ये वापस से यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे हमारा क्लोरीन जुड़ गया है। अगर देखें यहाँ से तो AlCl4 से एक क्लोरीन बाहर निकलेगा और इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ के HCl बना लेगा और AlCl3 वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। लेकिन देखिए अगर तो ये AlCl3 क्या था, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था और रिएक्शन हो जाने के बाद वापस अपने ओरिजिनल नेचर में आ गया। इसका मतलब कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उस रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे, फास्ट करेंगे और जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, फास्ट हो जाएगा, वो खुद ब खुद अपने ओरिजिनल स्टेट में बाहर निकल जाएंगे और यहाँ से हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, ये उसका मैकेनिज़्म हो गया। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। ऐसे ही मेरे पास कुछ और भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं जिनका हम लोग अभी तो मैकेनिज़्म नहीं करेंगे, बस उनका नाम जान लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूज होगा। अभी हमने बस आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है वो बस बता दिया है और अभी यहाँ पे हम नाम बता देते हैं। अगला जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, उसके बाद होता है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक, उसके बाद होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये 2 पार्ट में होता है। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरा जो होता है वो होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है,
तो ये कुछ और टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। पर अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है उस चीज़ को तो समझ लिया है। बाद में मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएंगे जिनका हम लोग मैकेनिज़्म के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो हमारा रिएक्शन था वो क्या था, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक। तो अभी हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन को समझेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनीशन लिखते हैं। द रिएक्शन in which two atoms or group are removed from a compound is referred as elimination रिएक्शन, ठीक है। अगर बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन की, इन अ एलिमिनेशन रिएक्शन द फ्रैगमेंट्स ऑफ some molecule are removed from adjacent atom of the reactant। इसका मतलब क्या हुआ उसको अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास C, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक दूसरा, ये दो ग्रुप लगे हुए हैं मेरे पास, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो X और ये जो Y है, ये दोनों एडजेसेंट कार्बन से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और मल्टीपल बॉन्ड का क्या कर देंगे, यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन करा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड अकर्स। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। यहाँ से क्या होगा, अगर हम लोग इसका एलिमिनेशन करा दें तो ये X और ये Y क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और यहाँ से ये अगर बाहर हो गया तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक। यहाँ से क्या हुआ, मल्टीपल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन हुआ कि नहीं। यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था और अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन का भी कुछ प्रकार होता है, हम उसका पूरा चार्ट ही बना देते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, सबसे पहला जो होता है 1-1 एलिमिनेशन, या फिर इसको अल्फ़ा एलिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है, अल्फ़ा एलिमिनेशन। उसके बाद होता है 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन, ठीक। 1-1 एलिमिनेशन या फिर अल्फ़ा एलिमिनेशन या फिर 1-2 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। तीसरा जो होता है 1-3 एलिमिनेशन और चौथा जो होता है 1-4 एलिमिनेशन, ठीक है। अब ये जो 1-2 एलिमिनेशन है, इसके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है सिन एलिमिनेशन और जो दूसरा होता है वो होता है एंटी एलिमिनेशन, ठीक। ये जो सिन एलिमिनेशन होता है, इसका एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं EI एलिमिनेशन। इसका मतलब होता है
एलिमिनेशन इंट्रामॉलिक्यूलर, और ये जो एंटी एलिमिनेशन होता है इसमें भी दो टाइप होता है, जिसको बोलते हैं E1 और E2। ठीक, हमको जो क्लास 12th में पढ़ना है वो 1-2 बीटा एलिमिनेशन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, 1-1 एलिमिनेशन, 1-3 एलिमिनेशन, 1-4 एलिमिनेशन, ये आपको हायर क्लासेस में या फिर ग्रेजुएशन में आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन 1-2 एलिमिनेशन जो है हमारे सिलेबस में है, और अभी हम इसको ही बस समझेंगे क्योंकि हमें इसकी ही ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पे ज़रूरत समझ में आएगी मैं इसे भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का एक चार्ट हो गया, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे E2 रिएक्शन की। ठीक है, जिस तरीके से SN2 था वैसे ही ये E2 है। यहाँ पे एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर हुआ। सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के बाद इसके मैकेनिज़्म को समझेंगे और वहाँ से कंक्लूड करेंगे कि ये E2 रिएक्शन क्यों कहलाता है। मेरे पास एक रिएक्शन है C2H5O- प्लस CH3CH, यहाँ से CH3 और ये Br हो गया। ठीक, ये मेरे पास रिएक्टेंट हो गए और यहाँ से हमको एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस C2H5OH प्लस Br माइनस। ये रिएक्शन कैसे हुआ, मुझे कैसे याद है, इसको अभी हम लोग समझते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें हम तो इसके मैकेनिज़्म को देखें तो जैसे SN2 रिएक्शन था जो कि सिर्फ एक ही स्टेप में प्रोसीड कर रहा था, वैसे ही E2 रिएक्शन जो है वो भी एक ही स्टेप में प्रोसीड करेगा और यहाँ पे भी एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। कैसे बनेगा, अगर हम इसका स्ट्रक्चर अगर हम बना के देखें, C, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, ये C ऐसा कुछ है, यहाँ पे हम एक Br लगा देते हैं, ये यहाँ पे CH3 और ये H यहाँ पे हो गया। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर बना दिए हैं और यहाँ पे मेरे पास क्या है C2H5OH है, O-। ठीक, यहाँ से क्या होगा, ये जो मेरे पास रिएजेंट है वो इस हाइड्रोजन को टारगेट करेगा। ठीक, और यहाँ से ये जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकलेगा। ठीक, जैसा कि हमने बताया था उसमें कि मेरे पास जो कंपाउंड दिया होगा उसमें से 2 ग्रुप या फिर 2 एटम क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। तो एक तो यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और ये Br जो कि लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास एक ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा, C2H5 जो है इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, पार्शियल बॉन्ड बना लेगा और ये यहाँ से H, ये H, C, CH3, H और ये जो Br लगा हुआ है ये भी इसके साथ पार्शियल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसका भी डिसोसिएशन हो रहा है और इसका इसके साथ एसोसिएशन हो रहा है। तो इस हाइड्रोजन का इस कार्बन के साथ भी क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो हम इसको पार्शियल बॉन्ड से क्या कर देते हैं, दिखा देते हैं। और ये जो मेरे पास स्टेट आया इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, तो अगर देखें यहाँ से तो ये जो C2H5O यहाँ पे O होगा। ठीक, इसका इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, एसोसिएशन, और इस कार्बन के साथ इसका डिसोसिएशन हो रहा है। साथ ही साथ इस ब्रोमीन का इस कार्बन के साथ भी क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये इसको बाहर लेकर निकल जाएगा और यहाँ से ये C2H5OH बना लेगा। ये यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा
और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा और वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, CH3H, ठीक। और यहाँ से प्लस में क्या निकला है मेरे पास, Br-, तो यहाँ से ये जो मेरा प्रोडक्ट बन के निकला वो, तो ये इसका मैकेनिज़्म हुआ। इसमें क्या हुआ, सिर्फ एक ही स्टेप में ये रिएक्शन प्रोसीड हो गया है। इस केस में मेरे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बना है जिसमें C2H5O जो है इस हाइड्रोजन के साथ एसोसिएशन में आया, तो इस कार्बन के साथ इसका डिसोसिएशन हो गया, साथ ही साथ इस Br का भी इस कार्बन के साथ डिसोसिएशन हो गया और ये लिविंग ग्रुप जो है बाहर निकल गया, ये इसके साथ बाहर निकल गया। अब ये इसके साथ बाहर निकल गया तो इसके पास जो बॉन्ड 4 बने थे अब तो 3 ही बॉन्ड रह गए, तो ये क्या करेगा, आपस में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और ये मेरे पास प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा। अगला जो हमारा रिएक्शन है वो है E1 रिएक्शन, ठीक है। हम लोग E1 रिएक्शन को देखते हैं, E1 रिएक्शन, ठीक। हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CCl प्लस H2O, ये हमको देगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 प्लस H3O प्लस Cl माइनस, ये हमारा रिएक्शन हो गया जो कि E1 रिएक्शन से प्रोसीड कर रहा है। तो अगर हम इसका मैकेनिज़्म समझें तो मेरे पास ये CH3 Cl और ये जो है H2O है, ठीक। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो Cl है ये मेरा क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो पहले स्टेप में मेरा क्या होगा कि जो लिविंग ग्रुप है वो आउट हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से मेरा लिविंग ग्रुप आउट होता है और ये मेरा कुछ CH3 और ये मेरा ये कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो Cl माइनस है वो बाहर निकला हुआ है, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में अगर हम देखें तो ये मेरा CH3 और ये मेरे पास CH3 है और यहाँ पे OH, ठीक। ये मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा वाटर हो गया, ठीक है। ये अब यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। इस पे ध्यान दे अगर, तो ये तीनों ग्रुप जो है वो क्या है, सेम है। तो हम एक काम करते हैं, किसी एक में से एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करा देते हैं, ठीक। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें से एक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एलिमिनेट कर लेगा, कुछ ऐसे। ये CH3 C, ये H है, ये H है, ये H और यहाँ पे प्लस है और यहाँ से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर लेगा और ये जो इसका बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे मल्टीपल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन C। यहाँ पे ये जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये CH3 यहाँ पे है ही और यहाँ पे C, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, प्लस में मेरे पास H3O प्लस आया ये, और Cl माइनस पहले से था ही। तो यहाँ से मेरा एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिल गया, ठीक। ये हमारा E1 रिएक्शन था, ये उसका मैकेनिज़्म हो गया। पर अगर हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करें तो जैसा हमने SN2 किया था वैसा E2 हुआ, क्योंकि SN2 में भी ट्रांजिशन स्टेट हो रहा था, E2 में भी ट्रांजिशन स्टेट आया। SN1 हमने देखा था उसमें कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, लेकिन
E1 में भी तो कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। अगर इस केस में देखें SN1 में, तो इसमें भी मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, E2 में भी न्यूक्लियोफाइल था, पर ये न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेशन करा रहा था, न कि सब्स्टिट्यूशन कराया। SN1 में न्यूक्लियोफाइल था जो कि सब्स्टिट्यूट किया है कार्बोकेटायन में। E1 में भी मेरे पास ये न्यूक्लियोफाइल ही है, पर ये न्यूक्लियोफाइल क्या किया है, एलिमिनेशन कराया है। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमको रिएक्शन से समझ नहीं आएगा कि E1 SN2 होगा कि E2 होगा, या फिर SN1 होगा या फिर E1 होगा। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि SN1 से फेवर हो या फिर E1 से फेवर हो, या फिर SN2 रिएक्शन से प्रोसीड करें या फिर E2 रिएक्शन से प्रोसीड करें। क्योंकि रिएक्शन दोनों का सेम ही है, पर कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि इन दोनों को डिस्टिंग्विश करता है। तो उस फैक्टर को हम लोग समझते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि SN1 और E1 में कौन रिएक्शन प्रोसीड करेगा, SN2 और E2 में कौन रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स डिसाइडिंग सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। ठीक है, फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कब सब्स्टिट्यूशन होगा और कब एलिमिनेशन होगा। ठीक है, हमारा जो पहला फैक्टर है वो है टेम्परेचर। ठीक, इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तो उस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन अकर करेगा, न कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर करे। ठीक है, तो टेम्परेचर हमारा एक फैक्टर हो गया। दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो है साइज ऑफ बेस या न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अगर हम लोग बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल के साइज को चेंज कर दें तो ये भी हमारा एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे CH3O- प्लस CH3 CH2 15 CH2 CH2 Br, और इसको हम लोग C2H5OH और टेम्परेचर हम 65 डिग्री सेल्सियस रख लेते हैं। ठीक, तो इस केस में हमारा जो रिएक्शन होगा वो E1 से भी प्रोसीड करेगा, यहाँ पे E2 से प्रोसीड करेगा और SN2 से भी प्रोसीड करेगा। अगर E2 से हमारा रिएक्शन प्रोसीड करता है तो वो बनेगा CH3 CH2 15CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा। हमारा SN2 प्रोडक्ट भी बनेगा CH3 CH2 15 CH2 CH2OCH3। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा। अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 1% इसका फॉर्मेशन होगा और 99% फॉर्मेशन SN2 से होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोफाइल है इसका साइज स्मॉल है। ठीक, तो अगर मेरे पास साइज स्मॉल होगा तो वो फेवर करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, और अगर मेरे पास साइज लार्ज हुआ तो वो फेवर करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन को। जैसे अगर हम एक बड़ा न्यूक्लियोफाइल ले लें, इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक, ये ऐसा होता है CH3C CH3
CH3O-, इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटॉक्साइड या फिर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक, ये जो है एक स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है। ठीक, मतलब कि इसका जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी ये एक बड़ा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, क्योंकि हमको साइज भी एक हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है, तो हम साइज एक बड़ा बेस लेकर के या फिर एक न्यूक्लियोफाइल लेकर के समझ लेते हैं। अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं इसी के साथ CH3 CH2 15 CH2 CH2 Br, हम यही वाला फिर से सबस्ट्रेट लिए हैं। तो इस केस में मेरे पास छोटा बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल था और इस केस में मेरे पास एक स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है। तो यहाँ से ये जो रिएक्शन होगा वो प्रोसीड करेगा, ये फिर से E2 और SN2 के रास्ते से प्रोसीड करेगा। पर इस केस में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा E2 से ये बनेगा 85%, यानी इस केस में, क्योंकि हमने अभी बताया कि अगर साइज मेरे पास न्यूक्लियोफाइल का बड़ा होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेगा। ठीक, तो यहाँ पे साइज हमारे पास बड़ा है तो इस केस के लिए जो रिएक्शन होगा वो E2 से ज़्यादा फेवर करेगा, और इस केस में एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो हमारे पास बन के आएगा वो है CH3 CH2 15 CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3 CH2 15 CH2 CH2 O C CH3 CH3 CH3। ठीक, ये हमारे पास SN2 प्रोडक्ट बन गया और ये सिर्फ और सिर्फ 15% ही बनेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का साइज मैटर कर रहा है। तो यहाँ से हम समझ गए कि अगर मेरे पास छोटा न्यूक्लियोफाइल होगा तो उसी रिएक्शन के लिए मेरे पास सब्स्टिट्यूशन फेवर करेगा। अगर मेरे पास साइज न्यूक्लियोफाइल का बड़ा है तो उसी रिएक्शन के लिए मेरे पास एलिमिनेशन फेवर करेगा। ठीक, तो ये मेरे पास दूसरा तरीका हो गया एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को डिसाइड करने का। एक और मेरे पास फैक्टर है, वो है बेसिसिटी या फिर पोलराइजेबिलिटी। तीसरा फैक्टर हमारे पास क्या है? बेसिसिटी एंड पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एलिमिनेशन फेवर करेगा। अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस के साइज को चेंज करते हैं तो फिर हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर एलिमिनेशन होगा, वो भी हम लोग समझ लिए। यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस and slightly polarizable base favors elimination reaction and weakly basic and strong polarizable base favors substitution reaction। ठीक है, तो अगर हम बेसिसिटी और पोलराइजेबिलिटी से अगर डिसाइड करें तो अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस और स्लाइटली पोलराइजेबल बेस हो तो उस केस में हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और अगर वीकली बेसिक और स्ट्रॉन्ग पोलराइजेबल बेस होगा तो उस केस में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करेगा। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें या फिर स्लाइटली पोलराइजेबल,
तो मेरे पास NH2 माइनस हो गया। इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट आएगा, और अगर वीक बेस अगर देखें जो कि मेरे पास क्लोरीन है Cl माइनस, तो इस केस से अगर हम लोग जाएं तो इससे एलिमिनेशन होगा और इससे सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इन चीज़ों से, इन फैक्टर से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों का अभी हम लोग जितना भी ऑर्गेनिक रिएक्शन देखें, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक और एलिमिनेशन, जितना भी हो सकता था हमने कवर किया है, और इनका जो एप्लीकेशन है वो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। इतना तक अगर आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे तो जो आगे रिएक्शंस आएंगे चैप्टर्स में, उनको समझने में आपको थोड़ा सा भी तकलीफ़ नहीं होगा। तब तक आज की क्लास में हम लोग इतना रहने देते हैं। इतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जो भी रिएक्शन को मैंने बताया उसको एक बार दो बार अपने कॉपी पे लिखिए, समझिए, और जब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे चैप्टर्स में तब आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। तब तक आप इन चीज़ों का प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।